सबसे पहले दीपक जी आप अपना परिचय दीजिए। जी, नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय और ह्यूमन राइट कार्यकर्ता और रजिस्टर्ड आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के समय में कोरोना महामारी की वजह से जो परिस्थिति जो उत्पन्न हो रही है हमारे समाज में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए कोरोना महामारी या एपिडेमिक जो है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए। यह महामारी जो है, ये पूरे देश के साथ-साथ पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है और ये ज आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभी तक दुनिया में 40 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गँवा चुके हैं। और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी जानने वाली है कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है और किस परिस्थितियों में होती है। वायरोलॉजिकल लैब वुहान, चाइना का एक शहर है वुहान, जहाँ से बीमारी की उत्पत्ति होती है और ये नवंबर में इस बीमारी को वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। जब एक 55 साल की महिला को, जो उस लैब में काम करने वाली महिला होती हैं, उनको इस बीमारी से ग्रसित पाया गया। इसके बाद सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति कब और कहाँ से होती है और भारत में इसका फैलाव कैसे होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि इस कोविड-19, सबसे पहले इसके नाम को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम WHO ने रखा है कोविड-19। कोविड-19 का मतलब हुआ कोरोना वायरस 2019, क्योंकि ये 2019 में उत्पत्ति इसकी हुई है और ये वुहान में हुआ था। चाइना का प्रांत है वुहान, वहाँ पे वायरोलॉजिकल लैब में हुआ था। और जब वहाँ से उसके बाद में वहाँ से जब लोग माइग्रेट करने लगे इंडिया में, ये इंडिया में पहला केस 30 जनवरी को रिकॉग्नाइज़ किया गया, जब 3 स्टूडेंट वहाँ से वुहान यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले थे केरल में और आए और पहला केस इंडिया में मिला। और उसके बाद ये क्रमशः दिन दूनी रात चौगुनी इसका दर जो है बढ़ने का क्रमशः जारी है। इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे भारत सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का जो निर्णय लिया है उससे देश को कितना फ़ायदा हुआ है? जी, सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग है क्या? तो पहले मैं ये बता दूं कि इन अंग्रेज़ों द्वारा बनाई हुई एक कानून है हमारे संविधान में आज भी, उसे इंडियन पैंडेमिक एक्ट बोलते हैं 1897। इसके थ्रू कोई भी महामारी, ये छूत की बीमारी अगर होती है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लागू करते हैं, ताकि उससे छुआछूत ना हो, लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में ना आए और उससे बचे रहें। आपको ये पता होना चाहिए ये कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है ड्यू टू रेस्पेक्ट टू यूरोपियन कंट्रीज़। इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग इसका सबसे बेस्ट मेडिकेशन था और अभी तक इसका कोई टीका भी नहीं खोजा जा चुका है। इस वजह से सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का प्रयास किया ताकि लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन न करें, और इस बीमारी को ब्रेक करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना बहुत ज़रूरी था। और मैं भारत सरकार को इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि 3 फेज़ में अलग अलग तिथियों में इस चीज़ों को लागू किया गया। आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मेरे चैनल के माध्यम से सभी लोग आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस महामारी से हम लोग अपने आप को बचाव कैसे कर सकते हैं? इसका क्या उपाय है बचाव का? देखिए, इसके बचाव के लिए भारत सरकार ने जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए जो अनुरोध किया है माननीय मोदी जी ने, ये सबसे बड़ा इसका मिटिगेशन है और सबसे बड़ा मेजर्स है। क्योंकि हमारे पास ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम डेवलप्ड देश, कंट्री जो भी हैं, वो उनके पास भी इसका कोई वैक्सीनेशन या कोई भी मेडिसिन नहीं है। जैसे आपने देखा पिछले महीने ट्रम्प साहब ने भारत से क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन एक मेडिसिन होता है जो दिया जाता है, उसका उन्होंने आयात करवाया था। तो एक वो दवा है जो इसमें दिया जा रहा है। इसके साथ साथ बुखार की दवाएं जो दी जाती हैं, यही इसका विकल्प है। और सबसे बड़ा इसका विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। इसमें कम्युनिटी गैदर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि भाई आप इसमें एक दूसरे के साथ न मिले जुले, मेहमानबाजी ना करें, आप भी दूसरे के मेहमान ना बने। और हाँ, मास्क का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए और मास्क को कभी भी जब हम पहने या उसे निकालें, उसके जो बॉर्डर होता है उसे पकड़ें और उसे निकालें। दूसरी चीज़, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, उसमें 60 से लेकर के 90% तक अल्कोहल होता है और उससे हमारे जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वायरस, जो भी चीज़ें हमारे, अगर अनवांटेड चीज़ें अगर हमारे बॉडी पे हैं, हाथ पे है, तो सैनिटाइज हो जाएंगे, वो एटिक मर जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है और WHO का जो गाइडलाइंस है, उसे हर व्यक्ति को अक्षर से पालन करना चाहिए। अंत में आपसे जानना चाहेंगे दीपक जी, कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को आप किस रूप में देखते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल भारत में लगभग 58 डेज़ का लॉकडाउन है और अभी 50 रोज़ से अधिक लॉकडाउन को कंटिन्यू लागू होते हुए हो गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि भारत से आने वाले जो मज़दूर हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जो पलायन कर रहे हैं और जो गरीब किसान वर्ग जो लोग हैं या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत है। क्योंकि जो कमाने खाने वाले जो लोग होते हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, उन्हें पैसे की दिक्कत हो रही है और हर तरह की देखिए यूनिवर्सिटी भी बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, इसके बाद में मार्केट सब बंद है, छोटे-बड़े इंडस्ट्रीज़ बंद हैं। जितने भी छोटे-छोटे जो काम करने वाले थे, वो सारे मज़दूर जो है काम करते थे, अपने जीविकोपार्जन करते थे, वो सभी बंद हो चुके हैं। इस वजह से उन्हें अपने डेली लाइफ़ में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भूखमरी की स्थिति आ गई है और इस लॉकडाउन की वजह से न केवल भारत में अपितु पूरे ग्लोबल लेवल पे व्यापक स्तर पे अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई है और एक अनुमान के मुताबिक यह जो है गिरावट जो है अगले कई वर्ष इसकी भरपाई करने में हमें लगेगा और लाखों लोग इससे बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए जो भी मेजर्स हो सकते हैं, इसे शुरू किया जाए और लॉकडाउन को भी धीरे-धीरे खोलने की कोशिश करना चाहिए।